नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई मैट्रिक की परीक्षा। मॉडल परीक्षा केंद्र का डीईओ ने किया उद्घाटन। मधवापुर थाना की पुलिस ने 35 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी पीएचसी में कार्यशाला का हुआ आयोजन। ऐप के माध्यम से टीकाकरण 17 स्थलों से मरीजों का ऑनलाइन इलाज के लिए एएनएम को दिया गया प्रशिक्षण। बिजली विभाग के द्वारा बसवी प्रखंड में चलाया गया छापेमारी अभियान। विद्युत ऊर्जा चोरी करते हुए पकड़े गए लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई गई प्राथमिकी। जयनगर के सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में प्रखंड स्तरीय वार्ड सदस्य संघ की हुई बैठक। सबकी योजना सबका विकास के तहत रहका प्रखंड के इजरा पंचायत में ग्राम सभा का हुआ आयोजन। अप्रशिक्षित शिक्षकों का 20 माह से वेतन भुगतान नहीं होने को लेकर वाटसन मध्य विद्यालय में शिक्षक संघ ने की बैठक। मधवापुर के रामपुर बिरित गांव में अपराधियों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। बेशकीमती सामानों पर किया हाथ साफ। मरीजों को निजी क्लिनिक में ले जाने का दबाव बनाने वाली आशा कार्यकर्ताओं की सूची सदर अस्पताल के अधीक्षक ने सिविल सर्जन को सौंपी। जल्द ही होगी कार्रवाई। रेलवे का महालूट अभियान जारी। मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों के जेब पर डाला जा रहा डाका। सरपंच संघ का पुनर्गठन को लेकर खजौली प्रखंड के सभी सरपंचों की हुई बैठक। सुप्रिया सिंह बनी खजौली सरपंच संघ की अध्यक्ष। और आईसीडीएस निदेशक ने डीपीओ को पत्र जारी कर दिया निर्देश। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत हर शनिवार को विशेष कैंप आयोजित करने का दिया निर्देश। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई। गौरतलब है कि इस वर्ष राज्य भर से 16 लाख परीक्षार्थी मैट्रिक की परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं मधुबनी के थाना मोड़ स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आदर्श परीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। बिहार में कड़ी सुरक्षा के बीच मैट्रिक परीक्षा शुरू हो गई है। इस दौरान राज्य के 16.5 लाख परीक्षार्थी 10वीं की परीक्षा का हिस्सा बनेंगे। परीक्षा प्रतिदिन 2 सत्रों में सुबह 9:30 से दोपहर 12:45 तक और दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। पहले दिन दोनों पालियों में छात्र गणित की परीक्षा देंगे। परीक्षा को लेकर केंद्रों पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षार्थियों के लिए हर जिले में 4 मॉडल केंद्र बनाए गए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा सभी दिनों परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रभावी रहेगी। मधुबनी में भी मैट्रिक की परीक्षा कई केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ली जा रही है। अति उत्साहित छात्र छात्राएं सुबह से ही परीक्षा में भाग लेने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंच रहे हैं। मैट्रिक परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा नगर के थाना मोड़ स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस मॉडल परीक्षा केंद्र का उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के बाद मिथिला की परंपरा के अनुसार केंद्राधीक्षक कुमारी विभा ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को बुके देकर स्वागत किया। आदर्श परीक्षा केंद्र को बड़े ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा इस केंद्र में सुरक्षा के साथ कई तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने बताया कि जिला प्रशासन पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर पूरी तरह चौकस है। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। मॉडल परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के लिए कई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। कदाचार मुक्त परीक्षाएं होंगी। हर तरह से पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की व्यवस्था हर केंद्र पर की गई है। स्टैटिक दंडाधिकारी से लेकर एसपी दल पूरे दफ्तर तक हर केंद्र में मॉनिटरिंग लगातार करते रहेंगे। कदाचार मुक्त परीक्षाएं होंगी। साफ सुथरी परीक्षाएं हमारी प्राथमिकताएं हैं। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। आदर्श में बच्चों के आकर्षण के लिए जो है सजाया गया है हर तरह से, और उनके लिए पानी पीने के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। चिकित्सकीय सुविधा के लिए बच्चों के लिए अलग से किट्स वगैरह रखे गए हैं, और किसी तरह की फिर विकलांगता के लिए बच्चों के लिए जो है वो ट्राइसाइकिल व्हील चेयर वगैरह रखे गए हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने बलवा खराद टोल के समीप से 35 बोतल शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सुरक्षा अधिकारियों ने शराब के साथ एक धंधेबाज को बलवा खराद टोल के पास गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने की। बरामद शराब की मात्रा 35 बोतल बताई गई है। आरोपी नेपाल से भारतीय बाजार की ओर शराब ले जा रहा था। उस वक्त पुलिस की टीम गश्ती करने के दौरान वहां से गुजर रही थी। आरोपी का नाम श्रवण कुमार है। उसका घर सीतामढ़ी जिले के चोरौत थाना स्थित बड़मा गांव में बताया गया है। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू की जा रही नई पहल ऑनलाइन इलाज को लेकर बेनीपट्टी पीएचसी में पूरी तैयारी कर ली गई है और इसको लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में ऐप के माध्यम से टीकाकरण सत्र स्थल से मरीजों का ऑनलाइन इलाज के लिए एएनएम को प्रशिक्षण दिया गया। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय में संचालित पीएचसी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू की जा रही नई पहल ऑनलाइन इलाज को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसमें सामान्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों को अब टीकाकरण सत्र स्थल से ही ऑनलाइन इलाज की सुविधा मिल जाएगी। सत्र स्थल पर पहुंचे सामान्य बीमारी से ग्रसित मरीजों का वहां मौजूद एएनएम अपने टैब के जरिए ऐप के माध्यम से पंजीयन करेंगी और फिर ऑनलाइन रहे चिकित्सक से संपर्क स्थापित कर मरीजों की समस्या से अवगत कराएंगी, जिसके बाद चिकित्सक भी ऑनलाइन दवा भी लिख देंगे और पर्चा में लिखी जो दवा वहां उपलब्ध होगी मरीजों को तुरंत उपलब्ध करा दी जाएगी। बुधवार को पीएचसी परिसर में सभी एएनएम का इस नई पहल को लेकर पीएचसी के स्वास्थ्य प्रबंधक राजेश रंजन की देखरेख में विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर प्रखंड अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति के सहायक जितेंद्र कुमार, सीएचओ दयानंद प्रसाद, बीएम मोहम्मद अकबर अली और डीईओ बैजू कुमार की टीम ने उपस्थित सभी एएनएम को टैब से ऐप के माध्यम से मरीजों का पंजीयन करने, ऑनलाइन रहे चिकित्सकों से संपर्क कर मरीजों की समस्या से अवगत कराने और चिकित्सक द्वारा ऑनलाइन लिखे दवा की पर्चा प्राप्त कर मरीज को दवा और पर्चा दोनों उपलब्ध कराने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। इस दौरान स्वास्थ्य प्रबंधक रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों के हाईटेक इलाज की पहल शुरू की जा रही है। यह ऑनलाइन इलाज की प्रक्रिया चिकित्सा क्षेत्र में नई क्रांति लाने का काम करेगी। सभी टीकाकरण स्थल पर जल्द ही प्रिंटर की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिससे मरीजों के दवा लिखे पर्चा भी तुरंत प्रिंट कर दवा के साथ मरीजों को दिया जा सके। इससे सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए सुदूर क्षेत्र के मरीजों को पीएचसी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और अपने घर के आसपास ही तुरंत चिकित्सीय सुविधा मिल जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के इस पहल से मरीजों को अब कई सुविधाएं सहजता से मिल सकेगी। मौके पर एएनएम रंजना कुमारी, विमला, पुष्पा, मिनी, मनोरमा, रंजना, ममता, पूनम सहित कई एएनएम मौजूद रही। शिक्षण दे रहा है, उसका क्या है उद्देश्य? सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें कोई भी रोगी, दूर बैठे हुए रोगी भी डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं और जो आवश्यक मेडिसिन है उसको प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। इसमें दो प्रकार का होता है, या तो एएनएम के सेंटर पे जाएगी और वहां से उनके ऐप के माध्यम से
नियर बाय में जो भी डॉक्टर हब में वो उपस्थित होंगे उनके द्वारा दवा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, उनको प्रिंट भी मिल सकता है। तो एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन बिहार सरकार कर रही है। मान लीजिए दवा केस हो जाता है यहाँ से, तो दवा कहाँ से उपलब्ध होगा? दवा अगर एएनएम के पास जो उपलब्ध होगी तो वहां से मिल जाएगा, अदरवाइज फिर पीएचसी आना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट से लेना पड़ेगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिजली विभाग के द्वारा विद्युत ऊर्जा की चोरी को रोकने को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में बिस्फी प्रखंड में बिजली चोरी रोकने को लेकर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान परसौनी व केरवार गांव से चोरी किए जा रहे बिजली उपभोक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। बिजली चोरी रोकने को लेकर बिजली विभाग द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। प्रखंड के सिमरी प्रशाखा कन्या बिजली अभियंता चित्तरंजन कुमार ने छापेमारी अभियान के दौरान विद्युत ऊर्जा चोरी करते हुए पकड़े गए लोगों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें परसौनी गांव निवासी सुनीत मेहता पर 9402, कीर्ति देवी पर 9402, राजू मेहता पर 8626 और केरवार निवासी सुशील कुमार यादव पर 16248 का जुर्माना लगाया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में प्रखंड स्तरीय वार्ड सदस्य संघ की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सुरेश यादव ने की। इस दौरान संगठन की मजबूती को बनाने को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में गुरुवार को प्रखंड स्तरीय वार्ड सदस्य संघ की बैठक प्रखंड अध्यक्ष सुरेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित वार्ड सदस्यों ने संगठन की मजबूती पर बल देते हुए कहा कि वार्ड सदस्यों की सुरक्षा पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार के द्वारा पंचायत में विकास कार्य योजनाओं की जिम्मेदारी वार्ड सदस्यों को दे। चूंकि वार्ड सदस्य अपने वार्ड के पूरे क्षेत्रों की जानकारी होती है, विकास कार्य कराने के लिए भी सरकार वार्ड सदस्य को प्राथमिकता देते हुए विकास योजना सौंपे। उपस्थित वार्ड सदस्यों ने संघ को सशक्त बनाने पर बल दिया। बैठक में गंगा चौधरी, सूर्यनाथ महासेठ, मोहम्मद अलीफ, लक्ष्मण पासवान, सोनी देवी, मोहम्मद जहीर, संतोष राउत, विजय यादव, संजय पासवान, प्रदीप यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। सबकी योजना सबका विकास के तहत समग्र समावेशी एवं सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए रहिका प्रखंड के इजरा पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पंचायत की आम जनता ने सर्वसम्मति से विकसित योजनाओं का प्रस्ताव पारित किया। रहिका प्रखंड क्षेत्र के इजरा पंचायत भवन परिसर में सबकी योजना सबका विकास के तहत बुधवार को समग्र समावेशी एवं सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए ग्राम सभा का आयोजन मुखिया जाहिदा खातून की अध्यक्षता में हुआ। पंचायत के आम जनता ने सर्वसम्मति से विकसित योजनाओं का प्रस्ताव पारित किया। ग्राम सभा में 7 निश्चय, आवास मनरेगा, 15वीं वित्त आयोग, खष्टम राज्य वित्त आयोग, पारिवारिक लाभ, कन्या विवाह, कबीर अंत्येष्टि, खाद्य सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा कोषांग के लंबित मामले सहित दर्जनों योजनाओं पर अंतिम सहमति बनाई गई। साथ ही जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पुराने जीर्ण शीर्ण पड़े कुओं का जीर्णोद्धार कराने, अधिक से अधिक पौधारोपण कराने, ससमय स्वास्थ्य उपकेंद्र का नियमित संचालन सुनिश्चित कराने, पंचायत के सभी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण बनाए रखने, कब्रिस्तान एवं शमशान में मिट्टीकरण, तालाब घाट का निर्माण, सड़क निर्माण, कूड़ेदान की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी, नाला निर्माण, सड़क मरम्मति, सामुदायिक भवन की मरम्मति व निर्माण व सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराने सहित दर्जनों प्रस्तावित योजनाओं पर व्यापक चर्चा परिचर्चा करने के बाद सहमति दी गई। इस दौरान मुखिया जाहिदा खातून ने कहा कि पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए ग्राम पंचायत तत्पर रहेगा तथा समाज के विकास के लिए निरंतर प्रयास जारी रखा जाएगा। मौके पर इजरा पंचायत के सभी वार्ड सदस्य व बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के वॉटसन मध्य विद्यालय के परिसर में अप्रशिक्षित शिक्षकों की एक बैठक हुई।
इस दौरान बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता सह जिलाध्यक्ष मधुबनी के मशकूर आलम ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों ने पिछले 20 माह से वेतन भुगतान नहीं होने को लेकर अपनी मांगे उठाई। बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता सह जिलाध्यक्ष मधुबनी मशकूर आलम की अध्यक्षता में अप्रशिक्षित शिक्षकों की एक बैठक वाटसन मध्य विद्यालय मधुबनी के प्रांगण में आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता सह जिलाध्यक्ष मशकूर आलम ने कहा कि अप्रशिक्षित शिक्षकों का 19 से 20 माह से वेतन भुगतान नहीं होने के कारण परिवार की स्थिति दयनीय हो गई है। शिक्षक और परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। परिवार का भरण पोषण करने के लिए शिक्षकों के समक्ष भीख मांगने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जहां कोरोना काल में बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार की मदद की, वहीं यह शिक्षक इस लाभ से अछूते रहे। सरकार ने इस पर शिक्षकों को मदद करना मुनासिब नहीं समझा। जब लोग शिक्षक पद पर पदस्थापित हो जाते हैं तब उन्हें यह पीएल कैटेगरी में डाल दिया जाता है और सरकार के द्वारा गरीबों को दी जा रही सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है। उनको जन वितरण प्रणाली से राशन, किरासन, इंदिरावास मिलने वाली सुविधाओं से भी वंचित कर दिया जाता है। इस परिस्थिति में वेतन का भुगतान नहीं होने से यह अप्रशिक्षित शिक्षक अपने परिवार का भरण पोषण किस तरह कर रहे होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के कई जिलों में उपस्थित शिक्षकों को पद मुक्ति कार्रवाई चल रही है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांग किया कि मधुबनी जिला के अंतर्गत जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उन पर किसी तरह की विभागीय कार्रवाई नहीं की जाए। बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई मधुबनी के आह्वान पर अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए बैठक का आयोजन किया गया। अजब विडम्बना है कि सरकार ने शिक्षकों को तो बहाल कर लिया, लेकिन आज 19-20 माह से उनके वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। सरकार इसकी ओर कभी ध्यान नहीं दी। अजब विडम्बना देखिए कि हर चीज, जैसे मैट्रिक का एग्जाम होता है उसमें सप्लीमेंट्री की व्यवस्था होती है। अगर बच्चे एक बार पास नहीं होते हैं तो 6-7 मतलब में सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर के पास होंगे। लेकिन विडम्बना ये है कि हमारे शिक्षकों का 4 सत्र का एग्जाम एक साथ लिया 2019 में, लेकिन 2019 में ये कोई जरूरी नहीं है कि हर शिक्षक उस पर पास ही कर जाएंगे। किसी शिक्षक का एक विषय में क्या कहते क्रॉस लगा हुआ था, किसी शिक्षक का 2 विषय। लेकिन सरकार जो अपनी हठधर्मी के कारण उनके लिए पूरक परीक्षा की व्यवस्था नहीं की। और डॉक्टर रंजीत कुमार ने एक चिट्ठी निकाला 31 दिन की 15/978 दिनांक 13/11/2020 के आलोक में, उस चिट्ठी के आलोक में हमारे अप्रशिक्षित शिक्षक को पूरे बिहार में सेवा मुक्त करने की ओर सरकार चिट्ठी निकाल रही। जब इसके लिए मैं प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव के यहाँ भी गया था कि इन शिक्षकों को वेतन भुगतान के संबंध में आप क्या कहते हैं विधानसभा में क्वेश्चन भी करें। और मैं निदेशक, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और लोगों को भी मैं लेटर दे आया हूँ, आवेदन दे आया हूँ कि इन लोगों का भुगतान किया जाए। अगर सरकार भुगतान नहीं करती है तो प्रत्येक जिला में आंदोलन के साथ साथ पटना की धरती पर एक महा आंदोलन की जाएगी, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की है। इस बैठक का आज जो आप बैठक कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि हमारे अप्रशिक्षित शिक्षक को, जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उनको वेतन भुगतान किया जाए। जब तक वो अप्रशिक्षित तब तक अप्रशिक्षित ही वेतन भुगतान किया जाए। जब वो ट्रेंड हो जाएंगे तो उनको प्रशिक्षित वेतन मान दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मशकूर आलम, मैं बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ का प्रदेश प्रवक्ता सह जिला अध्यक्ष मधुबनी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं काजोल पुर्वे, मधुबनी नगर निगम में डिप्टी मेयर की भावी उम्मीदवार। आप सभी को गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मधुबनी में नगर निगम की सेवा के लिए तैयार हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। नगर को जाम की समस्या से निदान दिलाऊंगी। ग्रीन मधुबनी, क्लीन मधुबनी पे काम करूंगी। नगर को आवारा पशुओं से मुक्त कराऊंगी। नगर को अतिक्रमण मुक्त कराऊंगी। न्याय के साथ विकास करूंगी। मेरे घर में पूर्व से ही हमारे पति और जेठ जी समाज सेवा में लगे रहते हैं। हमारी जेठानी अपने वार्ड की सेवा वर्षों से करती आ रही है। उन लोगों से प्रेरित होकर ही और लोगों के विचार से मैं पूरे नगर की सेवा करना चाहती हूँ। कपड़ों की दुनिया का चमकता सितारा, झड़ीला, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार,
हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ी लाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ी लाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकर के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10,
और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक। मधवापुर प्रखंड के रामपुर बेरित गांव के एक घर में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें सोने चांदी के गहने जेवरात समेत घर में रखा मोबाइल फोन पर चोरों ने हाथ साफ किया। इस मामले को लेकर पीड़ित मोहम्मद अनवारुल ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस चोरों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन में जुट गई है। रामपुर बेरित गांव के मोहम्मद अनवारुल के घर में अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस वारदात में चोरों ने सोने चांदी के गहने और मोबाइल फोन सहित कई जरूरी व बेशकीमती सामानों पर हाथ साफ किया। घटना मंगलवार की रात की है। इस मामले से संबंधित शिकायत पुलिस से कर घटना की एफआईआर मधवापुर में बुधवार को दर्ज कराई गई। अपराधियों ने छत के रास्ते आंगन में प्रवेश किया, बक्सों को लेकर बगल के बागीचे ले गया, फिर वहां आराम से चोरी की। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि आरोपियों की पहचान के लिए आवश्यक पहल शुरू कर दी गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिचौलियों पर रोक लगाने व मरीजों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग व अस्पताल प्रशासन ने ठोस कदम उठाना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि वैसे आशा कार्यकर्ता जो कि मरीजों पर विभिन्न प्रकार से दबाव बनाती है, उन सभी की सूची बनाकर अस्पताल के अधीक्षक ने मधुबनी के सिविल सर्जन को उनकी सूची सौंप दी है, जिस पर आगामी दिनों में कार्रवाई की जाएगी। बिचौलियों पर रोक लगाने व मरीजों के आर्थिक शोषण से बचाव हो, इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने ठोस कदम उठाना शुरू कर दिया है। हालांकि कदम कितनी कारगर साबित होती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस पहल से काफी हद तक बिचौलियों के मनमानी पर रोक लगेगी। सदर अस्पताल के अधीक्षक ने वैसी आशा कार्यकर्ता जो मरीजों को निजी क्लिनिकों में ले जाने का दबाव बनाती है, उन सभी की सूची सिविल सर्जन को सौंप दी है। साथ ही निजी एम्बुलेंस को चिकित्सकों के आवास के सामने से हटाने को लेकर एसडीओ अश्विनी कुमार को भी पत्र लिखा है। सदर अस्पताल के अधीक्षक ने मनमानी करने वाली आशा कार्यकर्ताओं के नाम की सूची सीएस को भेजते हुए लिखा है कि इन आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रतिदिन ही अनावश्यक रूप से सदर अस्पताल में उपस्थित होकर ओपीडी प्रसव कक्ष में मरीजों को आर्थिक शोषण किया जाता है। साथ ही गरीब मरीजों पर निजी क्लिनिकों में इलाज के लिए अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। अधीक्षक ने कहा है कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद इन आशा कार्यकर्ताओं के आचरण में कोई भी अपेक्षित सुधार नहीं किया गया है। ऐसे में इन आशा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के लिए अधीक्षक ने सीएस से अनुरोध किया है। जिन आशा कार्यकर्ताओं की सूची अधीक्षक ने सीएस को दी है, उनमें रहिका प्रखंड की मुन्नी, नीलम, नसीमा, रीना, रंभा शामिल है। राजनगर प्रखंड की सीता, ललिता, पंडौल की मालती देवी, खजौली की रोजिदा खातून व कलवाही की सीता देवी शामिल है। सदर अस्पताल के अधीक्षक ने सदर एसडीओ अश्विनी कुमार को पत्र लिखकर चिकित्सकों के आवास के सामने से निजी एम्बुलेंस को हटाने का अनुरोध किया है। लिखे गए पत्र में अधीक्षक ने कहा है कि सदर अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने चिकित्सकों के सरकारी आवास के सामने अनाधिकृत रूप से प्राइवेट एम्बुलेंस यत्र तत्र खड़ा किया जा रहा है, जिसके कारण काफी कठिनाई हो रही है। गौरतलब है कि देर रात में एम्बुलेंस चालकों के साथ साथ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है व अनैतिक कार्यों के साथ साथ नशा पान किया जाता है, जिस कारण चिकित्सकों का परिवार भयभीत रहता है। साथ ही निजी एम्बुलेंस चालकों के द्वारा सदर अस्पताल में इलाज के लिए आए गरीब मरीजों को बहला फुसलाकर अपने एम्बुलेंस में ले जाने के लिए अनावश्यक दबाव बनाया जाता है व आर्थिक शोषण किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। रेलवे के द्वारा भले ही कोरोना महामारी के दौर में देश भर में सैकड़ों पैसेंजर ट्रेन को बंद कर एक्सप्रेस ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन बनाकर रेल यात्रियों से टिकट में बेतहाशा वृद्धि की गई, लेकिन अब सभी एक्सप्रेस से स्पेशल शब्द तो हटा दिए गए, लेकिन किराए में कोई वापसी नहीं हुई। गौरतलब है कि रेलवे का यह महालूट अभियान जारी है और सबसे ज्यादा निम्न और मध्यम वर्गीय लोगों के जेबों पर डाका डाला जा रहा है। रेलवे का महालूट अभियान मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों के जेब पर डाका डाला जा रहा है।
आम लोगों को आसमान का तारा दिखाकर अर्श से फर्श पर लाने का काम किया जा रहा है। रेलवे के द्वारा भले ही कोरोना महामारी के दौर में देश भर में सैकड़ों पैसेंजर ट्रेनों को बंद कर एक्सप्रेस ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन बनाकर रेल यात्रियों से टिकट में बेतहाशा वृद्धि की गई। हालांकि अब सभी एक्सप्रेस से स्पेशल शब्द तो हटा दिया गया, लेकिन किराए में हुए वृद्धि को वापस नहीं लिया गया है। लेकिन रेल यात्रियों को ससमय गंतव्य तक पहुंचाने एवं सुविधाओं के नाम पर आज तक खाना पूर्ति की गई। रेलवे को कोरोना काल में रेल किराए में भारी वृद्धि के बीच रेल यात्रियों नए तरीके अपनाकर एक बार फिर महालूट अभियान की शुरुआत कर दी। रेलवे सूत्रों की माने तो 22 डिब्बे वाली जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 1 महीने के दौरान 2 बार डिब्बे का फेरबदल किया गया है। सूत्रों ने बताया है कि 18 जनवरी से पूर्व इस ट्रेन में 2 पावर कार, 3 जनरल, 10 स्लीपर, 3 AC3, 1 AC2, 2 फर्स्ट AC व 1 पेटी कार था, जिसे रेलवे ने संशोधित करते हुए 1 फर्स्ट क्लास को हटाकर 2 AC बना दिया गया। रेलवे के द्वारा 15 फरवरी को जारी नए आदेश में उस ट्रेन में स्लीपर क्लास की संख्या घटाकर AC क्लास बढ़ा दिया गया है, जिसमें अब 10 स्लीपर क्लास डिब्बे के बदले 6 स्लीपर क्लास डिब्बा कर दिया गया है। 4 स्लीपर क्लास डिब्बा की संख्या में कमी करते हुए AC3 में 3 डिब्बे होती थी, उसे 3 अतिरिक्त डिब्बा बढ़ा दिया गया है। जनरल डिब्बे की संख्या 3 होती थी, 1 अतिरिक्त बढ़ा दिया गया है ताकि रेल यात्रियों के द्वारा विरोध नहीं किया जाए। गौरतलब है कि रेलवे के द्वारा रेल यात्रियों को एक से एक जापान मॉडल ट्रेन का सपना दिखाकर आम लोगों के जेब पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। कोरोना महामारी कम होने के कारण सारी व्यवस्थाएं सामान्य होने लगी। बावजूद अब तक देश के विभिन्न शहरों के लिए प्रस्थान करने वाले विभिन्न ट्रेनों के जनरल डिब्बे के लिए अनारक्षित टिकट काउंटर से हाथों हाथ टिकट नहीं दिया जा रहा है। देखिए, हम भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जब हम सुने हैं तो हम भी आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि जयनगर जो है भारत नेपाल के सीमा पर अवस्थित है और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होने के कारण हमारे चाहे पड़ोसी मुल्क हो चाहे सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हो, यहाँ पहले से ही गरीबी के दलदल में जो है फंसे हुए हैं। और ऐसे समय में स्वतंत्रता सेनानी से जो है ना 4-4 बोगी जो स्लीपर का हटा देना और 3-3 जो है ना AC का कोच लगा देना हमको किसी भी रूप में जो है ना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। हम आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से जो हमारे DRM है, GM है, रेलवे बोर्ड के जो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं और स्थानीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम पुनः आग्रह कर रहे हैं कि यह जो स्लीपर कोच जो हटाया गया है उसको पुनः जो है बहाल किया जाए। राम प्रसाद राउत, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार ग्राम रक्षा दल, बिहार प्रदेश। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के मंगती दुर्गा मंदिर परिसर में सरपंच संघ के पुनर्गठन को लेकर सभी सरपंचों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मोहम्मद फखरे आलम ने की। इस दौरान सर्वसम्मति से सुप्रिया सिंह को खजौली सरपंच संघ का अध्यक्ष बनाया गया। खजौली प्रखंड के मंगती दुर्गा मंदिर परिसर में गुरुवार को सरपंच संघ का पुनर्गठन को लेकर प्रखंड के सभी सरपंचों की बैठक जिलाध्यक्ष मोहम्मद फखरे आलम की अध्यक्षता में हुई। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष अमोल झा ने किया, जिसमें आवश्यक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष के पद पर सरावे पंचायत का सरपंच सुप्रिया सिंह के नाम का प्रस्ताव सुक्की पंचायत के सरपंच अरुण कुमार सिंह द्वारा दिया गया। सराबे पंचायत के सरपंच सुप्रिया सिंह को सर्वसम्मति से खजौली सरपंच संघ की अध्यक्ष चुना गया, जबकि सवीरन खातून को उपाध्यक्ष, बेता ककरघट्टी पंचायत के सरपंच रामानंद ठाकुर को सचिव, खजौली के सरपंच बेबी देवी को कोषाध्यक्ष, दतुआर के गणेश ठाकुर को संयुक्त सचिव, चंद्रडीह के जय राम यादव को प्रवक्ता एवं कृष्णा कुमार को संगठन मंत्री मनोनीत किया गया। सर्वसम्मति से संघ का प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर सुप्रिया सिंह ने सभी सरपंचों को साधुवाद दी। कहा कि हमेशा संघ के हित में आवाज को उठाया जाएगा। संघ के सभी सदस्यों ने मनोनीत सदस्यों को माला से सम्मानित किया। सबों ने खुशी जाहिर किया। मौके पर करण सिंह, संजय सिंह, मुलची यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे।
खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार व कुपोषण से बचाव को लेकर विभिन्न प्रकार की पहल की जा रही है। इसी बीच आईसीडीएस निदेशक ने पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं और इस निर्देश के तहत हर शनिवार को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार व कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए आईसीडीएस विभाग के द्वारा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 5,000 रुपए का लाभ दिया जाता है, जो लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है। इसी कड़ी में आईसीडीएस विभाग के निदेशक ने पत्र जारी कर डीपीओ डॉक्टर शोभा सिन्हा को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जारी पत्र में बताया गया है कि प्रधानमंत्री मातृत्व योजना PMMVI अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्रों व परियोजना कार्यालय पर विशेष कैंप का आयोजन कर योजना से वंचित लाभुकों को लाभ दिया जाएगा। जारी पत्र में बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर कैंप लगाकर योग्य लाभुकों से PMMVY का आवेदन प्रपत्र एकत्रित किया जाए। कैंप के दौरान ऐसे योग्य लाभुक जिन्होंने तीसरी तीनों किस्तों की पात्रता पूरी कर ली है और अब तक लाभ से वंचित हैं या जिनका प्रथम जीवित संतान 15 माह से कम का हो, उनको 3 किस्तों का आवेदन का अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कैंप के दौरान शून्य लाभार्थी वाले जिस आंगनबाड़ी केंद्र में अब तक PMMVY केस में एक भी आवेदन अपलोड नहीं है, ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिकता दी जाए। कैंप में एकत्रित एवं पूर्व से लंबित आवेदन प्रपत्रों को 100 समय अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। आईसीडीएस डीपीओ शोभा सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को शिशु होने तक 3 किस्तों में कुल 5,000 रुपए की राशि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत दी जाती है। पहली किस्त 1,000 रुपए की दी जाती है, जिसके लिए किसी भी सरकारी स्वास्थ्य इकाई में गर्भधारण करने के 150 दिनों के अंदर पंजीकरण कर जरूरी दस्तावेज देने पड़ते हैं। कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच करवाने पड़ते हैं, पर 180 दिनों के बाद दूसरी किस्त के रूप में 2,000 रुपए एवं शिशु के जन्म के बाद उनके पंजीकरण व प्रथम चरण के टीकाकरण के बाद तीसरी किस्त के रूप में 2,000 रुपए की राशि दी जाती है। विशेष अभियान में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में आवेदन को करने वाली गर्भवती महिलाओं की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस योजना से अंतर्गत उन महिलाओं को भी पात्र माना जाएगा जिसका बच्चा 0 से 2 साल का हो। राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता दोनों का आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, माता पिता दोनों की पहचान पत्र होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के जिला समन्वयक अंजनी कुमार झा ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए अभी तक कुल 1,10,546 लाभुकों का आवेदन स्वीकृत किया गया है, जिनमें 91,535 प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है, 83,734 द्वितीय किस्त का भुगतान तथा 69,002 तृतीय किस्त का भुगतान किया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में मधवापुर पंचायत के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो व मुखिया राजेश कुमार के विवाद मामले को लेकर डीएसपी अरुण कुमार सिंह मधवापुर पीएचसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इस कांड का सुपरविजन किया, उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों से भी पूछताछ की। डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने मधवापुर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंचकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो द्वारा मुखिया राजेश कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर का सुपरविजन किया। उन्होंने दोनों के बीच हुए विवाद से संबंधित विषयों पर लोगों से पूछताछ की। स्वास्थ्य कर्मियों से भी डीएसपी ने इस घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल को इस केस की पड़ताल के बारे में आवश्यक निर्देश दिया। इस मामले में पूछे जाने पर डीएसपी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, पुलिस को आवश्यक निर्देश दिया गया है, सच्चाई स्पष्ट होने पर बताया जाएगा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कोरोना महामारी को लेकर सरकार के द्वारा बिहार के कई स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की गई थी और इसी कड़ी में जयनगर अनुमंडल अस्पताल में एनएचएआई द्वारा ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना भी की गई थी, लेकिन कोरोना काल के बाद भी यह ऑक्सीजन प्लांट अब तक संचालित नहीं हो सका है। डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने मधवापुर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंचकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो द्वारा मुखिया राजेश कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर का सुपरविजन किया।
उन्होंने दोनों के बीच हुए विवाद से संबंधित विषयों पर लोगों से पूछताछ की। स्वास्थ्य कर्मियों से भी डीएसपी ने इस घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल को इस केस की पड़ताल के बारे में आवश्यक निर्देश दिया। इस मामले में पूछे जाने पर डीएसपी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, पुलिस को आवश्यक निर्देश दिया गया है, सच्चाई स्पष्ट होने पर बताया जाएगा। फ्लक्चुएट कर रहा था और जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल नहीं था और आज जो है सो हम लोग को स्टेबलाइजर भी मिल गया है और एक जो सेकेंड ऑप्शन जो कंप्रेशर का होता है वो भी आ गया है। तो अब जैसे इंस्टॉल होगा स्टेबलाइजर आज और कल में इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हमारा फंक्शनल हो जाएगा, फिर जल्दी चालू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक। बासोपट्टी के परसा पीडब्ल्यूडी रोड से इजोत दक्षिणवारी टोल तक बनने वाली सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने का हवाला देते हुए आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया। इसके बाद मौके पर अधिकारी भी पहुंचे। ग्रामीणों ने इस सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। बासोपट्टी परसा पीडब्ल्यूडी रोड से इजोत दक्षिणवाड़ी टोल तक बनने वाली सड़क में अनियमितता को लेकर कई लोगों ने निर्माण कार्य रोका। मिली जानकारी के अनुसार करीब 96 लाख की लागत से सड़क का निर्माण कार्य उस स्थल पर शुरू है। कई ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगाया है। स्थानीय छोटे प्रसाद मंडल, कृष्णा कुमार, उदय राय सहित अन्य ने बताया कि उस सड़क का निर्माण कार्य में घोर अनियमितता किया गया है। उस समस्या को लेकर लापरवाही व संवेदक की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि घटिया बालू, सीमेंट, ईंट से निर्माण कार्य किया गया है। मनमानी तरीके से कार्य किया जा रहा है। इस समस्या की अनदेखी स्थानीय अधिकारी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अगर उस मामले की जांच विभागीय अधिकारी करती है तो कई प्रकार की मनमानी उजागर हो सकती है। ग्रामीणों ने संवेदक के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए विभागीय उच्च स्तरीय अधिकारी से जांच की मांग की है।
गौरतलब है कि लंबाई करीब 1.375 किलोमीटर है। करीब 96 लाख की लागत से सड़क का निर्माण कार्य होगा। समाप्ति की तिथि 2026 तक है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना NDV के तहत सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। कई ग्रामीणों ने बताया कि अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो ग्रामीण आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। कहा कि सड़क का निर्माण कार्य सही तरीके से होने से कई गांव का संपर्क टूट जाएगा। बरसात में सबसे अधिक लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए सही समय पर सही तरीके से निर्माण कार्य की मांग कई ग्रामीणों ने किया है। इधर मामले की सूचना मिलते ही विभागीय अधिकारी एवं विभागीय जेई स्थल पर पहुंचे। अधिकारी ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। शिकायत मिलने के बाद मामले को त्वरित संज्ञान में लिया गया है। हटेगा नहीं, उसमें तो लग गया है, उसका क्या होगा? वो हट वहाँ आप चल के देखिए, खराब है। मैं बोला आपसे कि नहीं इतना खराब है। इधर तो सीमेंट मैंने बोला कि सीमेंट हटवाते हैं। अभी काम रुका, काम अति यहाँ से कौन गया था? बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के DRDA सभागार में IRAD ऐप में दुर्घटनाओं की एंट्री की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यालय के DSP प्रभाकर तिवारी ने उपस्थित सभी थानाध्यक्षों को DRDA सभागार में ऐप के बारे में जरूरी जानकारी दी। मधुबनी DRDA सभागार में IRAD ऐप में दुर्घटनाओं की एंट्री की ट्रेनिंग दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यालय के DSP प्रभाकर तिवारी ने सभी थानाध्यक्षों को DRDA सभागार में ऐप के बारे में जानकारी दिया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य जिले में घटने वाली तमाम घटनाओं की लाइव एंट्री के साथ साथ FIR में सड़क दुर्घटना में मरने वाले की हिस्ट्री, जख्मी लोगों की हिस्ट्री सहित अन्य तमाम तरह की जानकारियां अपडेट की जाएगी। DSP प्रभाकर तिवारी ने बताया कि यहां से प्रशिक्षण देने के बाद सभी थानाध्यक्ष अपने अपने थानों के अन्य स्टाफ को IRAD ऐप में सड़क दुर्घटना की एंट्री करने की जानकारी देंगे। इसमें परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मी को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। घटना से संबंधित जितने भी कांड होते हैं तो थाना में प्राथमिकी दर्ज होती है, उसके साथ ही साथ IRAD ऐप पर उसकी एंट्री करनी है। उसी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि थाना में जो भी सड़क दुर्घटना से संबंधित जो केसेस हैं उनका कैसे IRAD ऐप पर एंट्री करना है। कौन कौन आए सर? इसमें सभी थाना के हैं, 2 शिफ्ट में किया गया है, एक आज है और एक कल है। तो 19 थाना को आज बुलाया गया था। तो थानाध्यक्ष, कार्यपालक सहायक जो थाना में है, थाना के पदाधिकारी, ये जो भी आएंगे यहाँ से प्रशिक्षण लेके जाएंगे और अपने थाना के शेष कर्मी को जाकर के ये लोग बताएंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही स्थित त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा उसके कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में मुख्यतः सदस्यता अभियान चलाया गया, जहां मधुबनी राजद जिलाध्यक्ष सह लौकहा के विधायक भारत भूषण मंडल भी शामिल रहे। कलवाही त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय प्रांगण में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बैठक कर 1 दिवसीय राजद सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें मधुबनी राजद जिलाध्यक्ष सह लौकहा विधायक भारत भूषण मंडल शामिल थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कलवाही के राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद गुलजार ने किया। बैठक में दर्जनों लोगों ने राजद पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें पंचायत करमौली के मुखिया संजय राम, पंचायत पुड़सोलिया के सरपंच सरोज मंडल उर्फ सज्जन मंडल, शोएब सैदाई, फुजैल अहमद सहित दर्जनों लोगों ने राजद पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राजद के जिलाध्यक्ष सह लौकहा के विधायक भारत भूषण मंडल ने कहा कि कलवाही प्रखंड के प्रत्येक पंचायत में कम से कम 500 नया राजद युवा कार्यकर्ता बनाना है। कलवाही प्रखंड में कुल 11 पंचायत यानी कि कुल 5500 नया युवा चेहरा का कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जावान युवा जन कार्यकर्ताओं को जोड़कर राजद पार्टी को सबल एवं विकसित पार्टी बनाना है। राजद सदस्यता अभियान कार्यक्रम में कलवाही के राजद युवा प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद गुलजार, कलवाही राजद प्रखंड महासचिव मिश्रीलाल यादव, उपाध्यक्ष मोहन यादव, मोहम्मद आसिफ, अवधेश कुमार महतो, नागेंद्र मंडल,
पूर्व प्रमुख जीवछ यादव, राम बाबू यादव, संतोष यादव, मोहम्मद इरशाद, मोहर चौधरी, पंचायत पुरसोलिया के सरपंच सरोजा मंडल, करमौली के मुखिया संजय राम, ओम कुमार, सत्यनारायण यादव, सूरज नारायण यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम लोग सारे लोग चलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार महतो। बैठक में किन किन बातों पर विचार विमर्श हुआ है? मुख्य रूप से आज इस त्रिलोकनाथ उच्च विद्यालय पर राजद के सदस्यता अभियान हेतु बैठक की गई। इसमें हमारे जिला के जिलाध्यक्ष भारत भूषण मंडल जी सह प्रेजेंट विधायक उनके द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। बैठक में हमारे कलवाहे प्रखंड के सभी पंचायतों के सभी वर्ग के सभी समुदाय के लोग इसमें उपस्थित हुए। हमारे पुरसोलिया पंचायत के सम्मानित सरपंच सरोज जी, सम्मानित मुखिया करमौली के संजय राम जी और अन्य दर्जनों नए लोगों ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही हम लोग यहाँ निश्चित तय किए जो नीचे स्तर पर हम लोग कैंप लगा करके प्रत्येक पंचायत में राजद की सदस्यता अभियान को संचालित करें। कार्यक्रम किस चीज के लिए रखा हुआ था और इस बैठक में जो है किन किन बिंदु पर विचार विमर्श हुआ? राष्ट्रीय जनता दल कलवाही का 1 दिवसीय बैठक एवं सदस्यता अभियान का शुरुआत आज माननीय लौखा के वर्तमान विधायक भारत भूषण मंडल जी जो हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं उनके द्वारा पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें हमारे जिला राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता इंद्रजीत राय भी उपस्थित थे। उसके बाद नए सदस्य के रूप में बिरसोलिया पंचायत के सरपंच माननीय मंडल जी भी सदस्यता ग्रहण किए हैं। करमौली पंचायत के माननीय सदस्य मुखिया माननीय संजय राम जी भी सदस्यता ग्रहण किए हैं। उसके बाद और बहुत सारे नए सदस्य जो है सदस्यता ग्रहण किए हैं। पार्टी के निर्देश के अनुसार हम लोग प्रत्येक पंचायत में कैंप लगा करके पार्टी की सदस्यता की अभियान शुरुआत करेंगे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए केड़वा और बाराटोल में छापेमारी की और इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि दोनों पर पहले से मामला दर्ज है जो लंबे समय से फरार चल रहा था। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सुरक्षा अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान केरवा और बाराटोल से 2 आरोपियों को छापेमारी के दौरान उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। केरवा के आरोपी का नाम कमल मंडल है, बाराटोल का आरोपी भोगेंद्र महतो है। गिरफ्तारी की कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने की। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मारपीट की एफआईआर साहरघाट थाने में पहले से दर्ज है और दोनों फरार चल रहा था। पुलिस लंबे समय से उन्हें तलाश रही थी। कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी हाजिर नहीं होने का आरोप दोनों के खिलाफ है। थानाध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। दोनों को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेजे जाने की जानकारी उन्होंने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के मजरही ढंगा दुर्गा स्थान प्रांगण में पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान पूर्व प्रमुख अभियंता सह विशेष सचिव तकनीकी परीक्षक कोसांग निगरानी विभाग के पूर्व प्रमुख अभियंता भवानंद झा के तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। मजरही ढंगा दुर्गा स्थान प्रांगण में पूर्व प्रमुख अभियंता सह विशेष सचिव तकनीकी परीक्षक कोषांग निगरानी विभाग बिहार सरकार के पूर्व प्रमुख अभियंता भवानंद झा के तैलचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर पुण्यतिथि मनाई गई, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता अवकाश प्राप्त एसडीओ लोक निर्माण विभाग बिहार सरकार के पद्मेश्वर झा ने किया। आधारशिला ग्लोबल विद्यापीठ कलवाही के निदेशक मनीष झा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय बाबानंद झा की पुत्री आशा मिश्रा विदुषी एवं लेखा की प्रेरणा से स्थानीय समाज द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय भवानंद झा दिल्ली स्थित बिहार भवन निर्माण, दरभंगा स्थित चंद्रधारी संग्रहालय भवन, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, सर्जरी वार्ड भवन,
भागलपुर, गया, मधुबनी हवाई अड्डा निर्माण के अगुवाई थे। 1974 ईस्वी में गंगा ब्रिज निर्माण में मुखर परामर्शदाता थे। छात्र जीवन में भवानंद झा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हुए 11 अगस्त 1942 के पटना में घटित छात्र आंदोलन की अगुवाई थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इंजीनियर कालीकांत झा, सच्चिदानंद झा, मोहन ठाकुर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रवि कुमार और एकाएकी का गोटा गोटी का बीच बीच में ऐसा उनका ये सब बात बताया कौन विद्वान की बदल है। लेकिन वैसे पहले हम बता दी दिल्ली स्थित बिहार भवन के निर्माण इनके मार्गदर्शन में संभव है। ध्यान देवे दिल्ली गांव पर घरों ने जते खाना की छाइन नहीं बुझल है, लेकिन अभियंता प्रमुख ओहि समय में सोचल जा सके चिरौरी के अभियंता प्रमुख खड़ा है, एक इशारा पर केहनो महल बन सके सब खाते जोड़ने रहे सब। लेकिन एहि तरह ईमानदार आ कर्मठ अभियंता के जे देख रहल छियै। लेकिन ई सब आगाँ में कौन है जे उपलब्धि उनका प्राप्त भलनि इनकर बारे में तो बहुत रास किस्सा कहानी सब लोग सुनते रहे छलन हैं। हम सब प्रत्यक्ष देखने हो छियनि। ओहि समय दासगुप्ता साहब रहे अभियंता प्रमुख, इनका तो प्रति संघ में आगू बाटू रहे संतोष दासगुप्ता, जिस समय में हम सब ज्वाइन करें। लेकिन दासगुप्ता साहब के बढ़िया नाम नहीं रहे। नारायण बाबू तो रहे सूर्य रहे, वो दीपक रहे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। राजनगर में 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल का हर्षोल्लास के साथ 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कार्यवाहक कमांडेंट अमित कुमार ने किया। हर साल की भांति इस साल भी 17 फरवरी को 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यवाहक कमांडेंट अमित कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल राजनगर में 51वां स्थापना दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान कार्यवाहक कमांडेंट ने अपने संबोधन में बताया कि 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 17 फरवरी 1971 को प्रशिक्षण केंद्र सलोनीवाड़ी आसाम में किया गया था। तब से अब तक वाहिनी भारत नेपाल सीमा और नक्सल विरोधी अभियान में अपनी भागीदारी निभाता रहा है। इस अवसर पर कार्यवाहक कमांडेंट द्वारा नागरिक कल्याण कार्यक्रम 2021-22 के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बॉर्डर क्षेत्र के 42 बच्चों को रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, एयर कंडीशनर एवं रिवाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड हाउस वायरिंग 30 दिन का प्रशिक्षण समवाय मुख्यालय लौकहा में कराया जाएगा। उद्घाटन वाहिनी मुख्यालय में वाहिनी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर किया गया। कार्यवाहक कमांडेंट ने बताया कि इस प्रशिक्षण से सीमावर्ती क्षेत्रों के बच्चों को स्वावलंबी होने और उनके मन में देशभक्ति की भावना प्रेरित करने में यह प्रशिक्षण काफी मदद करेगा। इस उद्घाटन समारोह में राजपत्रित अधिकारी जय कुमार मिश्रा, निरीक्षक बलजीत सिंह, प्रदीप मंडल, मृत्युंजय कुमार, रोशन कुमार वर्मा, अरुण कुमार, मुकेश चंद्र, बबलू कुमार, आर्यभट्ट प्रशिक्षण संस्थान के अध्यक्ष आनंद कुमार, वाहिनी में उपस्थित सभी जवान तथा बॉर्डर ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए 42 प्रशिक्षु, तमाम मीडिया कर्मी स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। डीसी और ये सारे पदाधिकारी, कांस्टेबल्स और साथ साथ अभी जो प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है, साथी जवान, आज हमारी वाहिनी के लिए बड़े हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि आज दिनांक 17/2/2022 को 18वीं वाहिनी सशस्त्र बल अपनी 51वें वर्ष की सेवा राष्ट्र को समर्पित करते हुए अपना 51वां स्थापना दिवस मना रही है। इस शुभ अवसर पर मैं आपको और आपके समस्त परिवारजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 18वीं वाहिनी की स्थापना 17/2/1971 को श्री AB लिटिल IPS कमांडेंट के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण केंद्र सलोनीवाड़ी आसाम में 28वीं वाहिनी के रूप में हुई थी। इसे गुरिल्ला फौज को प्रशिक्षण देने के लिए हाफलोंग में स्थापित किया गया था और बाद में इस वाहिनी को ग्रुप सेंटर हाफलोंग के नाम से जाना गया था।
कारगिल युद्ध के पश्चात ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश के आधार पर एसएसबी को भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की निगरानी का कार्य सौंपा गया। इसी क्रम में ग्रुप सेंटर हाफलॉन्ग को 18वीं वाहिनी के रूप में परिवर्तित किया गया तथा इसे बीरपुर जिला सुपौल बिहार में इंडो नेपाल बॉर्डर ड्यूटी के लिए दिनांक 24/12/2022 से तैनात किया गया। तब से दिनांक 2020-2015 तक वाहिनी बीरपुर में भारत नेपाल सीमा पर तैनात रही। बल मुख्यालय की नीति अनुसार 18वीं वाहिनी को 45 वाहिनी के साथ नियमित रोटेशन हुआ और 18वीं वाहिनी विजयपुर दुमका में दिनांक 21/8/2015 से 15/10/2017 तक नक्सली विरोध अभियान में तैनात रही। इस अवधि के दौरान वाहिनी ने 29 नक्सली, 7 अपराधी की गिरफ्तारी के साथ 2 नक्सलियों का आत्मसमर्पण कराया। साथ ही साथ 6 हथियार जिनमें 4 पिस्टल, 1 SLR और 1 स्टेन गन तथा गोला बारूद जिसमें एम्यूनिशन 88, एक्सप्लोजिव स्टिच 421, डेटोनेटर 29,790, अमोनियम नाइट्रेट 160 kg, नक्सली साहित्य और 35,97,480 रुपए की नकदी नक्सलियों से बरामद की। इसी दौरान 10 अक्टूबर 2015 को 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल दुमका के A कंपनी डमरू और झारखंड पुलिस के संयुक्त नक्सल अभियान में झारखंड राज्य के गोड्डा जिला के सुंदरदानी थाना क्षेत्र में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान हमारे एक वीर साथी जवान आरक्षी सामान्य संजीत कुमार। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी के काली मंदिर स्थित गंगासागर तालाब के किनारे उत्सव गार्डन में एक शाम लता मंगेशकर के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन सदर एसडीओ ने किया। इस दौरान उपस्थित कलाकारों ने लता मंगेशकर के गाए हुए गानों को गाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मधुबनी शहर के काली मंदिर तालाब स्थित उत्सव गार्डन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले भर के कलाकारों के द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम का उद्घाटन मधुबनी सदर एसडीओ अश्विनी कुमार, अरुण राय, राजू राज, गणेश कुमार मेहरान, पप्पू कुमार नायक, लक्ष्मी शाह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर देश रत्न लता मंगेशकर का गाना गाकर कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम में मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी को भी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने कहा कि लता मंगेशकर के गानों की लाइनों के मुताबिक यदि लोग चले तो उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी होगी। कार्यक्रम में कलाकार पप्पू कुमार नायक, मिथिलेश गुप्ता, छोटू कुमार, आशुतोष, कल्पना, इंद्रजीत शर्मा, राजू राज सहित कई कलाकार व गणमान्य लोग मौजूद रहे। एडवर्स कंडीशन में भी जो सच है उसको कहने की क्षमता रखना, ये भी है। तो खास करके बप्पी लहरी जी और रविदास जयंती के अवसर पर भी वो सीख लता मंगेशकर के माध्यम से हमें लेनी चाहिए और हम सबको अपने जीवन में कुछ वैसा अनुकरण करना चाहिए। आप सबका पुनः। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे DIN न्यूज। नमस्कार।